तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। न्यूज़ शुरू करने से पहले हम बता दें कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहली न्यूज़ अब हम देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ लॉन्च किया गया। दूसरा है, भारत सरकार और राज्य सरकारों के बराबर की इक्विटी के साथ लॉन्च किया गया। पहला ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है एक और दो दोनों, सी ऑप्शन है केवल दो, डी ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। अब आगे देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए इसमें सही है आपका, केवल एक। केवल एक सही है, ठीक। अब इसके बारे में जानते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी को 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ लॉन्च किया गया था। यह भारतीय डाक विभाग का एक भुगतान बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शासित है। इस बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि से की गई है। आईपीपीबी भौतिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के मिश्रण के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है। यह जाम स्वीकार करता है, प्रेषण सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग और तृतीय पक्ष निधि हस्तांतरण प्रदान करता है। यह 3 प्रकार का बचत खाता प्रदान करता है: नियमित खाता, सफल बुनियादी बचत खाता, जमा खाता, सुगम बीएसबीडी, बीडीए लघु सरल। डॉक्टर नचिकेत मौर्य की अध्यक्षता में एक समिति निम्न वर्ग एवं छोटे व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेमेंट बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अब अगली न्यूज हम देखते हैं, दूसरी है उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों का अनुपालन करना और घरेलू बिक्री और निर्यात के लिए निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देना। दूसरा है, पीएलआई योजनाएं आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति और रणनीतिक उद्देश्यों के महत्व के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों को लक्षित करती है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी एक और दो दोनों। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है, एक और दो दोनों, ठीक है। एक और दो दोनों, ऑप्शन डी सही है। अब आगे हम बढ़ते हैं। यह योजना विदेशी और घरेलू दोनों कंपनियों को भारत में अपने उत्पाद इकाइयां स्थापित करने या विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पीएलआई योजना का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकी में विदेशी निवेश को आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देना और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करना है। विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों का पालन करना, घरेलू और निर्यात के लिए निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देना है। पीएलआई योजनाएं आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति और रणनीतिक महत्व के महत्वपूर्ण उद्यमों को लक्षित करती है। अब आगे हम देखते हैं इसी में। यह योजना निर्यातोन्मुख उत्पादन को प्रोत्साहित करती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। यह योजना श्रम प्रधान क्षेत्र पर केंद्रित है जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और बेरोजगारी दर कम होती है। आगे, यह योजना औद्योगिक अवसंरचना के विकास का समर्थन करती है जिससे कंपनियों के लिए अपने उत्पादन इकाइयां स्थापित करने या विस्तार करना आसान हो जाता है। आगे, प्रोत्साहन के लिए पात्र होने के लिए कंपनियों को उन्नत तकनीकी और प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है जिससे नवाचार और दक्षता में सुधार होता है। अब आगे हम देखते हैं अगली न्यूज। हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, ए है सी गार्डियन, बी है सहयोग काइजिन, सी है मैरीटाइम सेंटिनल, डी है रेड फ्लैग। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है, सहयोग काइजिन। ऑप्शन बी सही है, सहयोग काइजिन। और इसमें आगे हम देखते हैं। भारतीय भारतीय और जापानी तटरक्षकों ने हाल ही में चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नामक एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। यह अभ्यास 2006 में हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन
एमओसी के तहत दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग का एक हिस्सा है। यह संयुक्त अभ्यास अंतर संचालनीयता बढ़ाने और समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव कार्यों और समुद्र में प्रदूषण प्रतिक्रिया में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित है। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस शौर्य और जापानी तटरक्षक जहाज जेसीजीएस यासीमा के साथ साथ अन्य सहायक जहाज और विमान शामिल थे। अब आगे हम इसी में देखते हैं। ड्रिल में दो जहाज़ों एमटी मत्स्य दृष्टि और एमवी अन्वेषिका के बीच एक नकली टक्कर शामिल है। त्वरित प्रतिक्रिया और बचाव अभियान अभ्यास का केंद्र बिंदु थे। सामरिक प्रशिक्षण के अलावा अभ्यास में सांस्कृतिक बातचीत और खेल कार्यक्रम भी शामिल थे, जो दोनों तटरक्षक कर्मियों के बीच संवाद और मेल-जोल को बढ़ावा देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में खतरनाक और हानिकारक पदार्थों पर प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रशिक्षण, समुद्र में रासायनिक प्रदूषण पर वास्तविक समय की प्रतिक्रिया, समुद्री डकैती विरोधी उपाय और खोज और बचाव प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस तरह के अभ्यास समुद्री खतरों और आपात स्थितियों के खिलाफ तैयारी सुनिश्चित करके क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा में योगदान करते हैं। अब आगे हम देखते हैं। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ए है नई दिल्ली, बी मुंबई महाराष्ट्र, सी चेन्नई और डी कोलकाता। ये देखते हैं कहाँ। बी ऑप्शन सही है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र बी ऑप्शन आपका सही है। अब हम देखते हैं इसमें। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। जलवायु सम्मेलन 2024 की थीम भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना है। यह कार्यक्रम वित्तीय संसाधनों और तकनीकी क्षमताओं को जुटाने में निजी क्षेत्र, जलवायु तकनीकी स्टार्टअप और संस्थागत निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। इस सम्मेलन का लक्ष्य नागरिक समाज और समुदायों को शामिल करना और नवीन जलवायु सेवाओं और अनुकूलन प्रौद्योगिकियों को विकसित करना था। अब इसमें आगे हम देखते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडिनेंस प्रोग्राम के तहत डिलीवरी पार्टनर यूएनडीपी इंडिया के साथ और नॉलेज पार्टनर अवाना कैपिटल द्वारा समर्थित है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली तथा उपभोक्ता विकल्पों के लिए लेवलिंग की अवधारणा पर पूर्ण चर्चा हुई। जलवायु कार्यवाही के लिए बायोमास उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियों पर भी कार्य करने की योजना है। बचत और बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के महत्व पर भी चर्चा की गई। अब इसमें आगे हम देखते हैं। हरित हाइड्रोजन और भंडारण प्रणाली की क्षमता का विकास किया जाएगा। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो हासिल करने के लिए भारत के रोड मैप को बताया गया है। इसमें ऊर्जा प्रणालियों को बदलने, CO2 उत्सर्जन को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ाने और सामाजिक रूप से न्याय संगत और समावेशी तरीके से जलवायु लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हरित संक्रमण निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय इसकी स्थापना के बाद 1889 में कहाँ बनाया गया था? ए शिमला हिमाचल प्रदेश, बी पुणे महाराष्ट्र, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। देखते हैं कहाँ। आपका ऑप्शन है डी कोलकाता। डी ऑप्शन सही है, कोलकाता में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना के 150वां वर्ष मनाया जा रहा है। 15 जनवरी 1875 को IMD के आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया। 25 जनवरी 1875 को IMD ने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय
1889 में कोलकाता में बनाया गया। श्री एच.एफ. ब्लैनफोर्ड को भारत के लिए एक मौसम संबंधी रिपोर्टर नियुक्त किया गया। उनका काम भारत की जलवायु और मौसम की भविष्यवाणी एवं चक्रवात की चेतावनी जारी करना था। अब अगला है, इसी में आगे है। प्रथम महानिदेशक सर जॉन इलियट को नियुक्त किया गया। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कोलकाता के बाद शिमला, फिर पुणे और अंत में नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया। आईएमडी की बढ़ी हुई क्षमताओं के कारण इसे दक्षिणी एशिया के क्षेत्रीय जलवायु केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। आईएमडी ने संयुक्त राष्ट्र के सभी के लिए पूर्वानुमान चेतावनी कार्यक्रम में योगदान देने के लिए साझेदारी की है, जिसके लिए 30 देशों की पहचान की गई है। अब आगे हम देखते हैं अगली न्यूज है, ये जो आपकी छठी न्यूज है। मुनव्वर राणा को किस कविता के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए ऑप्शन है, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। दूसरा, सहदाबा। तीसरा, जिसने भी इस खबर को सुना है सुनकर पकड़ लिया। डी ऑप्शन है, तेरी महफिल से अगर हम नाम निकाले जाते। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, सहदाबा। ठीक है, सहदाबा। अब इनके बारे में थोड़ा देर जान लेते हैं। मुनव्वर राणा एक भारतीय उर्दू शायर थे। उनकी कविता सहदाबा के लिए वर्ष 2014 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुनव्वर राणा का जन्म 26 नवंबर 1952 को भारत के उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन कोलकाता में बिताया। मुनव्वर राणा की काव्य शैली उर्दू और अवधी है। यह उनकी कविताओं को भारतीय दर्शकों के लिए सुलभ बनाता है और आयोजित कवि सम्मेलनों में उनकी लोकप्रियता को बताता है। आगे इसी में देखते हैं। मुनव्वर राणा ने लेखन की एक विशिष्ट शैली के साथ कई गजलें प्रकाशित की। उनके अधिकांश शेरों में उनके प्रेम के केंद्र बिंदु माँ है। उनकी उर्दू गजलों का अंग्रेजी में अनुवाद तपन कुमार प्रधान ने किया है। 2012 में उन्हें उर्दू साहित्य में उनकी सेवाओं के लिए शहीद शोध संस्थान द्वारा माटी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। मुनव्वर राणा की 14 जनवरी 2024 को 71 वर्ष की आयु में कैंसर से मृत्यु हो गई। तो आज की न्यूज हम यही समाप्त करते हैं।